हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस लेक्चर। आज हम इस लेक्चर में लर्न करेंगे विवर्तन प्रतिरूप को। पीछे वाला जो लेक्चर हुआ था उसमें हमने व्यतिकरण लर्न किया था। क्या लर्न किया था? व्यतिकरण, जिसमें आपने दीप फ्रिंज, अदीप फ्रिंज की स्थितियां, उनके लिए पथांतर क्या होता है, कब दीप्त बनती है, कैसे बनती है, संकोची होता है या विनाशी होता है, फ्रिंज चौड़ाई क्या होती है, ये सब जानकारी आपने प्राप्त की थी। तो वहां से वो फॉर्मूलाज आपको ध्यान में रखने हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए। और आपके माइंड में एक कंसेप्ट चल गया होगा अब कि जब भी संकोची व्यतिकरण हुआ था वहां तो दीप फ्रिंज का निर्माण होता है और विनाशी हुआ होगा तो अदीप्त का निर्माण होता है। ठीक है, अब हम यहाँ बात करते हैं विवर्तन की। विवर्तन होता क्या है? जब किसी अपारदर्शी अवरोधक अथवा द्वारक के तेज किनारों से प्रकाश के मुड़ करके उसकी छाया में प्रवेश करने की घटना को विवर्तन कहते हैं। किसी अपारदर्शी अवरोधक अथवा द्वारक के तेज किनारों से प्रकाश मुड़ करके उसकी छाया में प्रवेश करने की घटना को हम क्या कहते हैं? विवर्तन। ये आप ऑब्जर्वेशन से समझ सकते हो। जैसे आपने व्यतिकरण पढ़ा था तो उसमें स्लिट देखी थी आपने, ऐसे स्लिट S1 और स्लिट S2, और यहाँ एकांतर क्रम में देखा था आपने दीप्त तथा अदीप्त चमकीली व काली पट्टिकाओं का निर्माण हो रहा था, दीप्त अदीप्त फ्रिंजों का निर्माण हो रहा था। तो देखो यहां से जो द्वितीय तरंगिकाएं संचरित हुई थी, ऐसे इस प्रकार से संचित हुई, तो आपने देखा कि यहाँ फ्रिंजों का निर्माण हो रहा है एकांतर क्रम में, यहाँ पे। ठीक है, इस प्रकार से प्रकाश की एक फिनोमेना है कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गति करता है। कैसे गति करता है? सीधी रेखा में। प्रकाश जो तरंगें हैं वो हमेशा सीधी रेखा में चलती हैं। यदि वो सीधी रेखा में चल रही होती तो यहाँ पर मतलब फ्रिंजों का निर्माण नहीं होना चाहिए था। केवल फ्रिंजों का निर्माण कहाँ होना चाहिए था? ये गई यहाँ से और यहाँ से गई, सीधी सी चली जाती। जब ये मुड़ रही है कहीं ना कहीं जाकर के, तभी तो ऐसा हो रहा है। आपको जो मैंने फ्रिंज के निर्माण के लिए व्यंजक कराया था उसमें आपने एक बिंदु लिया था यहाँ पे P, एक यहाँ से गई थी, एक यहाँ से गई थी, स्लिट S1 से स्लिट S2 से। अब प्रकाश इनके अकॉर्डिंग तो ऐसे चला जाना चाहिए ना, यहाँ से सीधा, मगर सीधा नहीं जाता है, वो क्या थोड़ा बहुत मुड़ जाता है। तो ये देखो ये द्वारक था ये वाला, यहाँ पे इसके छेद से यहाँ से निकला प्रकाश और ऐसे नहीं गया, सीधा नहीं गया, उसी का जाना चाहिए था। तो ये प्रकाश जो मुड़ा है, इधर चला गया उधर चला गया, उसे मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं? विवर्तन। और एक मैं साधारण सा आपको भी एग्जांपल बता रहा हूं, उससे आपको समझ में आएगा विवर्तन होता क्या है। तो विवर्तन किसे कहते हैं हम? विवर्तन कहते हैं किसी अपारदर्शी अवरोधक अथवा तेज किनारों के द्वारक से प्रकाश के मोड़ करके उसकी छाया में प्रवेश करने की घटना को हम क्या कहते हैं? विवर्तन। तो समझे पहले विवर्तन। किसी अपारदर्शी अवरोधक अथवा द्वारक के तेज किनारों से प्रकाश के मुड़ने तथा इसकी ज्यामितीय छाया में प्रवेश करने की घटना को विवर्तन कहते हैं।
ठीक है। विवर्तन के लिए आवश्यक शर्त क्या है? आवश्यक शर्त, जब विवर्तक का आकार, विवर्तक किसे कह रहे हैं? ये जो अपारदर्शी अवरोधक अथवा द्वारक है ना, ये इन्हीं को हम क्या कह रहे हैं? विवर्तक। जब विवर्तक, जिससे विवर्तन हो रहा है, या तो वो किसी अवरोधक से हो रहा होगा, जैसे यहाँ पे हमने कोई पर्दा लगाया हुआ है, यहाँ लाइट डाली हुई आपने, तो यहाँ से मुड़ करके जाकर के वापस इसमें चली जाए लाइट, तो उसे विवर्तक कहोगे आप। ये जब विवर्तक अथवा द्वारक का आकार प्रकाश की तरंग धैर्य की कोटि, जब विवर्तक अथवा द्वारक का आकार प्रकाश की तरंग धैर्य की कोटि का होगा या का होता है, तो विवर्तन प्रतिरूप फिनोमिना प्रेक्षित होता है। मतलब जब विवर्तक का आकार है वो तरंगधैर्य की कोटि का है, उतना ही बड़ा है, लगभग बराबर है, तब तो विवर्तन की प्रक्रिया आपको दिखाई देगी, प्रकाश का विवर्तन दिखाई देगा, अन्यथा आपको प्रकाश का विवर्तन दिखाई नहीं देगा। जैसे हम यहाँ डायग्राम बना रहे हैं, इन डायग्राम से आप समझ सकते हो। एक द्वारक हमने थोड़ा बड़ा रखा है, ये दूसरा ले रहे हैं यहाँ पे एक एग्जांपल, और इसको छोटा कर दिया, ठीक है। अब हम यहां देखेंगे, यहां से जो प्रकाश तरंगें चलेंगी ऐसे, तो ये लगभग सीधी निकल जाएंगी ऐसे, ये सीधी चली जाएगी, तो यहां आ रही होंगी वो तो रुकी जाएंगी ऐसे, इस प्रकार से, क्योंकि यहां ये जो साइज था इसका, ये विवर्तक का आकार है, इसको डी कह रहे हैं। डी बहुत बड़ा है, किससे? प्रकाश की तरंग धैर्य से। जब बड़ा है तो विवर्तन प्रेक्षित नहीं, यह विवर्तन प्रेक्षित नहीं हो रहा, प्रकाश की जो तरंगें हैं वो सीधी सीधी निकली जा रही है, ठीक है। अब यहां देखा जाए तो यहां क्या होगा, जैसे प्रकाश तरंगें आ रही है, यूं ऐसे आई यहाँ पे, जैसे वहां आ रही थी वैसे यहाँ आ रही है। अब यहां से क्या हुआ, ये जानी ऐसे तो जानी जाएगी, ये साथ में ऐसे भी चली जाती है, तो ये प्रकाश जो मुड़ करके, देखो ये छाया होनी चाहिए यहाँ पे, इसको छोड़ करके, इस रीजन को छोड़ करके केवल बाकी सब रीजन में छाया होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ पर क्या हो रही है, प्रकाश तरंगें चली जा रही है, तो ये प्रकाश के मुड़ने की ये जो प्रक्रिया है, इसको हम क्या कहते हैं? विवर्तन। यहाँ विवर्तक का आकार डी क्या है? विवर्तक का आकार है ये वाला छोटा, ये तरंग धैर्य की कोटि का है, बराबर है लगभग, तो इसमें यहां विवर्तन प्रेक्षित है, यहाँ विवर्तन हो रहा है, जबकि इसमें विवर्तन नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ आकार बड़ा है, तरंग धैर्य की कोटि का नहीं है, इस कारण से इसमें विवर्तन प्रेक्षित नहीं हो रहा, और यहाँ परिवर्तन आपका प्रेक्षित हो रहा है। तो विवर्तन समझ में आ गया। सीधी सी बात है कि प्रकाश के मुड़ करके किसी अपारदर्शी अवरोधक के तेज किरण से मुड़ करके उसकी छाया प्रवेश करने की जो घटना है, इसे हम क्या कहते हैं? विवर्तन। आपने देखा होगा 10th क्लास में पढ़ते थे आप, छोटी क्लासों में ब्लेड बनाया जाता था, ब्लेड में प्रकाश की छाया वहां दिखाई जाती थी कि प्रकाश जब जाता है तो उसकी यहाँ तेज किरण से हल्का सा मुड़ा हुआ दिखाई देता है ना जो रीजन, वही क्या है, वहां प्रकाश हमारा मुड़ करके चला गया है, तो उसको ही हम विवर्तन कहते थे, ठीक है। तो आपको स्पष्ट हो गया विवर्तन क्या है? प्रकाश किसी अपारदर्शी अवरोधक अथवा द्वारक के तेज किनारों से मुड़ करके प्रकाश के उसकी ज्यामितीय छाया में प्रवेश करने की घटना ही क्या कहलाती? प्रकाश का विवर्तन। अब ध्यान दें, विवर्तन की जो घटना है
वो प्रकाश तरंगों के लिए सामान्य रूप से प्रेक्षित नहीं होती है, जबकि यह ध्वनि तरंगों में आसानी से प्रेक्षित होता है विवर्तन। प्रकाश तरंगों में विवर्तन आसानी से प्रेक्षित नहीं होता, जबकि ध्वनि तरंगों में विवर्तन आसानी से प्रेक्षित होता है। ऐसा क्यों है, उसका रीजन क्या है, यहां लिखा हूं मैं, नोट, प्रकाश तरंगों में सामान्यतः विवर्तन प्रेक्षित नहीं होता है, क्योंकि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 10⁻⁷ मीटर की कोटि की होती है और इतना छोटा द्वारक अथवा अवरोधक प्रकृति में सामान्य रूप से नहीं पाया जाता। इस आकृति और इस आकृति के द्वारक सामान्य रूप से प्रकृति में नहीं मिलते, इसलिए प्रकाश तरंगों का विवर्तन प्रेक्षित नहीं होता। इसलिए प्रकाश तरंगों का विवर्तन प्रेक्षित नहीं होता। ठीक है, क्या कारण है प्रकाश तरंगों का, तो उसकी जो तरंग है वो बहुत छोटी है और इस आकृति के जो विवर्तक है अथवा द्वारक है वो मिल नहीं पाते आसानी से, तो विवर्तन प्रकाश तरंगों प्रेक्षित नहीं होता। जबकि ध्वनि तरंगों में विवर्तन घटना आसानी से प्रेक्षित की जा सकती है। क्यों? क्योंकि उसकी जो तरंग दैर्ध्य है वो लगभग 1 मीटर की कोटि की होती है, 1 मीटर की। ये 10⁻⁷ मीटर बहुत छोटा है, तो 1 मीटर की कोटि के द्वारा तो सामान्य रूप से आसानी से मिल जाते हैं। इस कारण से ध्वनि तरंगों में विवर्तन आसानी से प्रेक्षित किया जा सकता है। तो आपसे पूछा जाए कि क्या कारण है कि ध्वनि तरंगों में तो विवर्तन आसानी से प्रेक्षित होता है, जबकि प्रकाश तरंगों में विवर्तन प्रेक्षित नहीं होता है, उसका रीजन क्या है? बस यही रीजन है कि ध्वनि तरंगों की जो तरंग दैर्ध्य है वो 1 मीटर कोटि की होती है और इतने इस आकार के द्वारक अथवा विवर्तक आसानी से प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए ध्वनि तरंगों में विवर्तन आसानी से प्रेक्षित होता है। यहां लिख दे रहा हूं मैं, ध्वनि तरंगों की तरंग दैर्ध्य 1 मीटर की कोटि की होती है और सामान्य रूप से इस आकृति के विवर्तक आसानी से मिल जाते हैं, इसलिए ध्वनि तरंगों में विवर्तन प्रेक्षित होता है। उदाहरण के लिए, जैसे किसी रूम में, आपके किसी हॉल में टीवी चल रही हुई है, आप उस रूम को बंद कर दो, टीवी चली चलाने दो, आप बाहर चले जाओ, तो आप क्या देखोगे, रूम के बाहर जब जाओगे तो आपको वहां उसकी साउंड सुनाई देगी। जो भी अगर कोई गाना लगा, सॉन्ग लगा हुआ तो सॉन्ग आपको सुनाई देगा, तो म्यूजिक आपको वहां सुनाई दे रहा होगा, जो भी वॉइस चल रही होगी वो आवाज आपको सुनाई दे रही होगी वहां पे। लेकिन आपको वहां जहां पर आप बैठे हो उसके चित्र चल करके तो नहीं आ रहे हैं ना,
उसको ऐसा तो नहीं होता कहीं पे आप उसको चित्र भी देख रहे हो, चित्र क्यों नहीं देख पा रहे? क्योंकि प्रकाश तरंगों के द्वारा चित्र देख पाओगे आप, वो तरंगे वहां तक पहुंच नहीं पा रही हैं। ठीक है, तो प्रकाश तरंगों में तो विवर्तन नहीं देखा जाता और ध्वनि तरंगों में आसानी से देखा जाता है। जैसे हम क्या करते हैं, कभी कभी साउंड सिस्टम लगा दिया सुबह और भजन सुन रहे हैं, आराम से कोई काम कर रहे हैं, अपना भजन सुन रहे हैं, तो ये क्या विवर्तन की घटना से सुन पा रहे हो आप? ध्वनि तरंगे आसानी से पहुंच जाती है, मुड़ करके कैसे न कैसे वहां तक पहुंच जाएंगी। और हम चित्र क्यों नहीं देख पा रहे? ऐसा हो देखा कि आपने कि कोई हम काम कर रहे हो और हमारे सामने चित्र भी चल रहे हैं और साउंड के साथ तो मजा ही आ जाए, सारी चीजें वो वहां चल रही है और सारा सिस्टम वहां से चल रहा ऑपरेटर। ठीक है, तो कितना एक अच्छा है ध्वनि तरंगों के विवर्तन का उपयोग हमारी लाइफ में, कि हम कोई काम करते रहते हैं आसानी से और साउंड सिस्टम लगा हुआ है और हम आसानी से ये सारी चीजें सुन रहे हैं। ठीक है, तो विवर्तन क्लियर हुआ। ये विवर्तन दो प्रकार का होता है, एक होता है फ्रेनल और एक होता है फ्रॉनहोफर। फ्रेनल एंड फ्रॉनहोफर। फ्रेनल विवर्तन और फ्रॉनहोफर विवर्तन में क्या अंतर है? फ्रेनल विवर्तन में प्रकाश स्रोत से, फ्रेनल विवर्तन में प्रकाश स्रोत से पर्दा तथा विवर्तक सीमित दूरी पर स्थित होते हैं। जब प्रकाश स्रोत से पर्दा तथा विवर्तक दोनों सीमित दूरी पर स्थित होते हैं तो इसे कहते हैं फ्रेनल विवर्तन। क्या कहते हैं? फ्रेनल विवर्तन। और दूसरा होता है फ्रॉनहोफर विवर्तन। निम्नलिखित दो प्रकार का होता है। पहला होता है फ्रेनल विवर्तन और दूसरा होता है फ्रॉनहोफर विवर्तन। पहले बात करते हैं फ्रेनल विवर्तन की। फ्रेनल विवर्तन, जब बिंदु प्रकाश स्रोत से पर्दा तथा विवर्तक सीमित दूरी पर स्थित होते हैं, सीमित दूरी पर स्थित होते हैं, तो इसे प्रकाश या डायरेक्ट तो इससे प्राप्त विवर्तन को प्राप्त विवर्तन प्रतिरूप को फ्रेनल विवर्तन कहते हैं। जब बिंदु प्रकाश स्रोत से, अथवा सीधा ये भी कह सकते थे, जब प्रकाश स्रोत से पर्दा तथा विवर्तक, ये पर्दा तथा विवर्तक दोनों की दूरी सीमित हो, लिमिटेड हो, ठीक है, तब जो विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होता है उस प्रतिरूप को हम क्या कहते हैं? फ्रेनल विवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं उस विवर्तन प्रतिरूप को? फ्रेनल विवर्तन। दूसरा देखें फ्रॉनहोफर, फ्रॉनहोफर विवर्तन। फ्रॉनहोफर विवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश स्रोत से पर्दा तथा विवर्तक असीमित दूरी पर हो, अनंत दूरी पर होते हैं, तो उससे प्राप्त विवर्तन प्रतिरूप को फ्रॉनहोफर विवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश स्रोत से पर्दा तथा विवर्तक असीमित दूरी पर होते हैं,
तो इससे प्राप्त विवर्तन प्रतिरूप फ्राउनहोफर विवर्तन, तो इससे प्राप्त विवर्तन प्रतिरूप फ्राउनहोफर विवर्तन कहलाता है। तो दो विवर्तन हो गए, एक होता है फ्रेनेल और दूसरा है फ्राउनहोफर। दोनों ही वैज्ञानिक थे, फ्रेनेल भी एक वैज्ञानिक थे, उनके नाम पर पड़ा फ्रेनेल विवर्तन, और दूसरी फ्राउनहोफर थी फ्राउनहोफर विवर्तन। हमारे सिलेबस में फ्राउनहोफर विवर्तन का डिटेल में है, इसको हमें पढ़ना है आगे। तो इसका हम यहाँ फ्राउनहोफर विवर्तन एकल स्लिट के लिए फ्राउनहोफर विवर्तन की व्याख्या करेंगे, ठीक है। अभी तो केवल परिभाषा बताई हुई है हमने यहाँ, अब हम पढ़ेंगे एकल स्लिट के लिए फ्राउनहोफर विवर्तन, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ डिस्कस करेंगे एकल स्लिट के लिए फ्राउनहोफर विवर्तन। विवर्तन दो प्रकार का हो गया, एक तो फ्रेनेल और दूसरा फ्राउनहोफर विवर्तन। फ्रेनेल में सीमित दूरी पर रखे होते हैं प्रकाश स्रोत से पर्दा और विवर्तक, जबकि फ्राउनहोफर विवर्तन में ये असीमित दूरी पर स्थित होते हैं। कौन कौन? विवर्तक मतलब द्वारक तथा पर्दा। ये डायग्राम देखिए, यहाँ ये कोई एक वर्णी प्रकाश स्रोत है यहाँ पे, जिससे प्रकाश चल रहा है, और ये गोली तरंगाग्र के रूप में लेंस L1 पर आपतित होता है। ये जो प्रकाश स्रोत है ये लेंस L1 के फोकस पर स्थित है। कहां स्थित है ये? इसके फोकस पे, लेंस के फोकस पर स्थित है कौन? प्रकाश स्रोत। इस लेंस L1 से उत्पन्न होने वाला समतल तरंगाग्र W' इस विवर्तक AB पर आपतित होता है। किस पर आपतित होता है? ये विवर्तक है, देखो ये जो बीच वाला भाग है ना, ये AB, ये विवर्तक है जिसका आकार दे रखा है कितना? A। अब ये जो विवर्तन यहाँ आपतित हुआ है, इससे यहाँ विवर्तन प्रतिरूप उत्पन्न होता है, जिसे लेंस L2 की सहायता से पर्दे पर प्राप्त कर लिया जाता है। जैसे यहां से प्रकाश चलेगा, आप देख रहे हैं, आप यहां से मुड़ने लगा, इधर मुड़ेगा, कुछ उधर मुड़ेगा। ये विवर्तन प्रतिरूप जो उत्पन्न हो रहा है, उसे लेंस L2 की सहायता से पर्दे पर प्राप्त कर लिया जाता है। तो यहाँ पे डायग्राम समझ में आया? यानी यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है किसके लिए? फ्राउनहोफर विवर्तन के लिए, जिसमें प्रकाश स्रोत लेंस L1 के फोकस पर स्थित है। इससे उत्पन्न होने वाला समतल तरंगाग्र विवर्तक AB पर आपतित हो रहा है। विवर्तक AB से उत्पन्न विवर्तन प्रतिरूप को लेंस L2 की सहायता से पर्दे पर प्राप्त कर लिया जाता है। तो ये थ्योरी इसकी लिख देते हैं यहाँ पे। माना S एक वर्णी प्रकाश स्रोत है जो उत्तल लेंस L1 के फोकस पर स्थित है। लेंस L1 से उत्पन्न समतल तरंगाग्र विवर्तक किस पर? AB पर आपतित होता है, क्या आपतित हो रहा है, जिससे विवर्तन प्रतिरूप उत्पन्न होता है, जिसे लेंस L2 की सहायता से, पर्दे पर प्राप्त कर लिया जाता है। ठीक है, ये चित्र के रिगार्डिंग थ्योरी हो गई। अब इसके सिद्धांत की अगर हम बात करें, सिद्धांत क्या कहता है? हाइजेंस के द्वितीय तरंग का सिद्धांत के अनुसार विवर्तक के प्रत्येक बिंदु से, ये देखो, ये बिंदु अगर ऐसे बना दे यहां,
ये जो बिंदु है, विवर्तक के प्रत्येक बिंदु, मतलब विवर्तक पर कौन आपतित हो रहा है, समतल तरंगाग्र, तो विवर्तक पर आपतित समतल तरंगाग्र के प्रत्येक बिंदु से द्वितीय तरंगिकाएं संचरित होंगी। ठीक है, तो द्वितीय तरंगिकाओं के संचरित होने से यहाँ व्यतिकरण होगा, और व्यतिकरण के पश्चात ये जो द्वितीय तरंगिकाएं हैं, बिंदु O की A से दूरी समान है, A और B से बिंदु O की दूरी क्या है, बराबर है, तो ये द्वितीय तरंगिकाएं बिंदु O पर समपोषी व्यतिकरण उत्पन्न करेंगी, अर्थात बिंदु O पर केंद्रीय उच्चिष्ट का निर्माण करेंगी। यहां ध्यान रखें, उच्चिष्ट और निम्निष्ट की बात होगी। जैसे वहां व्यतिकरण में बात कर रहे थे आप दीप्त की और अदीप्त की, केंद्रीय दीप्त का निर्माण हुआ था, यहां बनेगी केंद्रीय उच्चिष्ट का निर्माण होगा। ठीक है, तो यहाँ तो द्वितीय तरंग, यहां से उत्सर्जित होने वाली द्वितीय तरंगिकाएं हैं, बिंदु O पर समान कला में पहुंचती हैं और बिंदु O पर केंद्रीय उच्चिष्ट का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं, केंद्रीय उच्चिष्ट का। देखो कुछ इस प्रकार से ये केंद्रीय उच्चिष्ट बन जाएगा यहां पे, ये लगो, ये केंद्रीय उच्चिष्ट का निर्माण करेगी यहां पे। ऐसे ये केंद्रीय उच्चिष्ट का निर्माण हो जाएगा, कहां पर, बिंदु O पर। अब यहां हम पर्दे पर कोई अन्य बिंदु लें तो बिंदु P पर उच्चिष्ट बनेगा, निम्निष्ट बनेगा, ये निर्भर करेगा यहां बिंदु A तथा B से, अर्थात इस समतल तरंगाग्र से उत्सर्जित होने वाली द्वितीय तरंगाओं के पथांतर पर। ठीक है, तो पथांतर उसी आधार पर हम यहां बात करेंगे किस किस की, उच्चिष्ट की और निम्निष्ट की। तो पहले सिद्धांत लिखते हैं, हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत से विवर्तक AB पर आपतित समतल तरंगाग्र के प्रत्येक बिंदु से द्वितीय तरंगिकाएं उत्सर्जित होती हैं, द्वितीय तरंगिकाएं उत्सर्जित होती हैं, जिन्हें लेंस L2 की सहायता से पर्दे पर प्राप्त कर लिया जाता है। यहां समझ में आ गया, मैं यहां पे लिखूंगा ऊपर इसको। देखो समतल तरंगाग्र के प्रत्येक बिंदु एक नवीन स्रोत बन जाता है, तो वहां से उत्सर्जित होने वाली द्वितीय तरंगिकाओं को लेंस L2 की सहायता से पर्दे पर प्राप्त कर लिया जाता है। द्वितीय तरंगिकाएं उत्सर्जित होती हैं, जिन्हें लेंस L2 की सहायता से पर्दे पर फोकसित कर लिया जाता है अथवा प्राप्त कर लिया जाता है। पर्दे पर फोकसित करेंगे तो सारी की सारी एक जगह, आप ऐसे कह सकते हो, जिन्हें लेंस L2 की सहायता से पर्दे पर प्राप्त कर लिया जाता है। द्वितीय तरंगाएं उत्सर्जित होती हैं, जिनसे विवर्तन प्रतिरूप उत्पन्न होता है, ऐसे लिख लेते हैं, उत्सर्जित होती हैं जिनसे विवर्तन प्रतिरूप उत्पन्न होता है तथा
जिसे लेंस L2 की सहायता से पर्दे पर प्राप्त कर लिया जाता है। पर्दे पर प्राप्त कर लिया जाता है। अब ध्यान देना, बिंदु O की A व B से दूरी समान होने के कारण समतल तरंगाग्र से उत्सर्जित होने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं बिंदु O पर समान कला में पहुंचती हैं। इस प्रकार समान कला में पहुंच रही हैं। इस प्रकार इसको हटा रहा हूं यहां से। इस प्रकार बिंदु O पर केंद्रीय उत्तेजित निर्माण होता है। ध्यान में क्या लिखा है मैंने, सिद्धांत के अनुसार समतल तरंगाग्र से उत्सर्जित होने वाली द्वितीय तरंगिकाएं यहां से, ये द्वितीय तरंगिकाएं उत्सर्जित होती हैं जिन्हें लेंस L2 की सहायता से विवर्तन प्रतिरूप को, जिससे विवर्तन प्रतिरूप उत्पन्न होता है, जिसे लेंस L2 की सहायता से पर्दे पर प्राप्त कर लिया जाता है। अब बिंदु O से A व B की दूरी समान है, इसलिए इस समतल तरंगाग्र से उत्सर्जित होने वाली द्वितीय, इस प्रकार बिंदु O पर केंद्रीय उच्चिष्ट का निर्माण होता है। ठीक है। अब बिंदु P पर यहां निम्निष्ट का निर्माण होगा या उच्चिष्ट का, ये निर्भर करेगा इस समतल तरंगाग्र के प्रत्येक बिंदु से उत्सर्जित होने वाली द्वितीय तरंगिकाएं जो बिंदु P पर पहुंचती हैं उनके मध्य पथांतर पर। तो बिंदु P पर उच्चिष्ट का निर्माण होगा या निम्निष्ट का, यह निर्भर करेगा बिंदु P पर पहुंचने वाली द्वितीय तरंगिकाओं के मध्य पथांतर पर। ये पथांतर कितना उस पर निर्भर करेगा। ठीक है। तो पहले हम यहाँ चित्र की ज्यामिति से पथांतर निकाल ले रहे हैं। ये पथांतर दिखे, ठीक है, डेल्टा एक्स लिखा हुआ है। तो समकोण त्रिभुज, चित्र से समकोण त्रिभुज ABL से, ठीक है। तो यहां से आप लिख सकते हो साइन थीटा लंबटेकण मतलब डेल्टा एक्स बटा ए। तो डेल्टा एक्स क्या आ गया, पथांतर आपका आ गया A साइन थीटा, चित्र से ये आ गया। ठीक है। अब हम निम्निष्ट के लिए और उच्चिष्ट के लिए पथांतर आप खुद मान के चलेंगे। ठीक है। तो पहली घड़ी डाल रहे हैं यहाँ पे निम्निष्ट की स्थिति के लिए। निम्निष्ट के लिए यानी निम्निष्ट की स्थिति के लिए, इसमें भी निम्निष्ट में प्रथम निम्निष्ट, फिर द्वितीय निम्निष्ट, फिर तृतीय, इस प्रकार चलेंगे। ठीक है। तो सब हेडिंग इसमें डाल दे रहे हैं। प्रथम निम्निष्ट के लिए या प्रथम निम्निष्ट की स्थिति, अब देखिए, माना
यहां से जो द्वितीय रेखाएं कुल उत्सर्जित हो रही हैं, जो बिंदु P पर पहुंच रही है, उनके मध्य कुल पथांतर कितना है? लैम्डा। कुल पथांतर अभी मान लें कितना? लैम्डा। तो ये तरंगाग्र दो भागों में विभाजित होगा, O' तथा O' माना बिंदु P पर पहुंचने वाली द्वितीय तरंगाओं के मध्य कुल पथांतर कितना है? लैम्डा। माना बिंदु P पर पहुंचने वाली द्वितीय तरंगिकाओं के मध्य कुल पथांतर लैम्डा है। इस स्थिति में तरंगाग्र या तरंगाग्र AB कह सकते हो, विवर्तक AB ऐसे कह सकते हो। इस स्थिति में विवर्तक AB दो समान भागों O' A व O' B में विभाजित, O' A व O' B में विभाजित हो जाएगा, जिसका प्रत्येक भाग P पर λ/2 पथांतर उत्पन्न करेगा, जिससे बिंदु P पर विनाशी व्यतिकरण होगा व प्रथम निम्निष्ठ का निर्माण होगा। प्रथम निम्निष्ठ का निर्माण होगा। ये हटा दें यहां से। तो देखो एक पथांतर चित्र ज्यामिति से निकाला हुआ है और कुल पथांतर आपने कितना दिया है? इसको हटा रहा हूं मैं यहां से। कुल पथांतर आपने कितना माना था अभी? लैम्डा। हटा दें यहां से। अतः समीकरण 1 से अभी जो बनाया था आपने वही डेल्टा एक्स बराबर क्या लिया था? ए साइन थीटा। और डेल्टा एक्स कितना है यहाँ? लैम्डा। तो ए साइन थीटा हो गया। यहाँ से साइन थीटा क्या हो गया? साइन थीटा हो गया लैम्डा डिवाइड बाई ए। ये तो प्रथम निम्निष्ठ की कौन स्थिति है? ठीक है, थीटा यहाँ अल्प है इसलिए। अभी आगे देखेंगे, डिस्कस करते हैं। द्वितीय निम्निष्ठ के लिए क्या करेंगे? पहले पथांतर कुल लैम्डा कितना लिया था? लैम्डा। और द्वितीय निम्निष्ठ के लिए कुल पथांतर, सेकंड पॉइंट, द्वितीय निम्निष्ठ के लिए कुल पथांतर कितना? 2 लैम्डा। तो अब ये जो विवर्तक है AB वो 4 भाग में विभाजित होगा। 4 भाग विभाजित होगा तो प्रत्येक भाग λ/2 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 4 में पथांतर उत्पन्न करेंगे। और इस प्रकार ये पहले 2 विनाशी व्यतिकरण करेंगे और लास्ट वाले 2 भी विनाशी व्यतिकरण करेंगे। तो पुनः फिर से इस स्थिति में वहां पे बिंदु P पर क्या होगा? निम्निष्ठ का निर्माण होगा। यहां लिखेंगे इस स्थिति में, इसको हटा रहा हूं यहां से। अब इस स्थिति में विवर्तक 4 समान या 4 बराबर
भागों में विभाजित होगा तथा प्रत्येक भाग लैम्डा बाई टू लैम्डा बाई टू लैम्डा बाई टू व लैम्डा बाई टू पथांतर उत्पन्न करेगा, जिससे पहले दो तथा अंतिम दो दोनों के दोनों, ये वाला कॉम्बिनेशन पहले दो का और लास्ट में दोनों का, देखो ये लैम्डा टू तो विपरीत कलाम मिलेंगे, ये विपरीत कलाम है, उत्पन्न करेगा, जिससे प्रथम दो भाग तथा अंतिम दो भाग बिंदु P पर विनाशी व्युत्पन्न उत्पन्न करेंगे, जिससे बिंदु P पर प्रथम दो भाग तथा अंतिम दो भाग विनाशी व्यतिकरण उत्पन्न करेंगे। इसलिए P पर द्वितीयक निम्निष्ठ का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? निम्निष्ठ का। कौन से का? द्वितीयक का। तो कुल पदार्थ कितना लिया आपने? 2 लैम्डा, ये रहा। तो अब समीकरण एक जो डाला था उसमें डेल्टा एक्स वही था, तो इसको हटा रहा हूं यहां से, एक समीकरण तो मिल गया, तुमको इसको बंद कर लेंगे इस प्रकार से। इस प्रकार पुनः समीकरण एक से वहां से हो जाएगा 2 लैम्डा इक्वल टू ए साइन थीटा, तो यहां से आ जाएगा अब ये साइन थीटा, इसको 1 डाल दो, इसको 2 डाल देना, वहां पे 1 डाल देना, इसको 2, तो साइन थीटा 2 बराबर आ गया, यहां से आ जाएगा 2 लैम्डा डिवाइड बाई ए, ये आ गया। इसी प्रकार देखो पहले भी तो ये आ गया साइन थीटा 1, दूसरे साइन थीटा 2, तीसरे साइन थीटा 3 आ जाएगा। देखो यहाँ क्या आ रहा है? लैम्डा बाई ए, यहाँ 2 लैम्डा बाई ए, तीसरे के लिए आएगा 3 लैम्डा आ जाएगा, चतुर्थ के लिए आ जाएगा। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं इसी प्रकार nवें निम्निष्ठ के लिए साइन थीटा n बराबर n लैम्डा बाई ए, ठीक है। थीटा n अल्प है, अतः थीटा n बराबर हो गया n लैम्डा बाई ए। ये क्या है? कोणीय स्थिति है। ये क्या है? ये कोणीय स्थिति, यहां पर लिख सकते हैं थीटा n अल्प है, अतः या लिख रहा हूं निम्निष्ठ की कोणीय स्थिति कितनी हो गई? थीटा n बराबर n लैम्डा अपॉन ए। रेखीय स्थिति, रेखीय स्थिति मैंने बताया था आपको, तो रेखीय स्थिति क्या लिख देंगे? n डी लैम्डा बाई ए। ये तो रेखीय हो गई और ये क्या हो गई? कोणीय, लेकिन किसकी? निम्निष्ठ के लिए। तो दोबारा से समराइज कर रहा हूं। पहले मैंने विवर्तन बताया आपको, ठीक है। विवर्तन की परिभाषा दोनों प्रकार की बताई, फ्रेंडल और फ्रॉनहोफर। फिर एकल सीरीज के लिए फ्रॉनहोफर विवर्तन का डायग्राम बनाया, इसके रिगार्डिंग थ्योरी लिखी। फिर इसका मैंने सिद्धांत लिखा कि बिंदु P पर क्या बनेगा। फिर उसमें सब डिवीजन किया, निम्निष्ठ की बात की, तो निम्निष्ठ की स्थिति, कोणीय स्थिति ये आ गई। इसी प्रकार अब हम उच्चिष्ट की स्थिति निकाल लेंगे। किसकी? उच्चिष्ट की स्थिति। केंद्र पर तो क्या बना था? केंद्र उच्चिष्ट बना था। अब उच्चिष्ट जो बनेंगे, बिंदु P पर उच्चिष्ट का निर्माण होगा, तो उसके लिए पथांतर फिर से हमें मानना पड़ेगा। माना कुल पथांतर
कितना है 3 λ/2 है। इस स्थिति में विवर्तक 3 बराबर भागों में विभाजित होगा। कितने में? 3 बराबर भागों में। अतः विवर्तक या विवर्तक ए बी, यहां से सीधा विवर्तक ए बी 3 बराबर, विवर्तक ए बी 3 बराबर भागों, विवर्तक ए बी 3 बराबर भागों में विभाजित हो जाता है। विवर्तक ए बी 3 बराबर भागों में विभाजित हो जाता है, जिसका प्रत्येक भाग P पर λ/2 अर्थांतर उत्पन्न करता है तथा प्रथम 2 भाग विपरीत, प्रथम 2 भाग विपरीत, देखो तीनों भाग जा रहे हैं तो पहले 2 भाग तो मिलकर के विनाश दोनों एक विपरीत कला में आगे मिलेंगे। ऐसे लिख था प्रथम 2 भाग P पर विनाशी व्यतिकरण व्युत्पन्न या विनाशी व्यतिकरण उत्पन्न करते हैं, जबकि तीसरा भाग λ/2 अर्थांतर उत्पन्न, तीसरा भाग P पर दीप्ति उत्पन्न करता है। इस प्रकार P पर प्रथम निम्नलिखित का निर्माण होता है। P पर क्या हो रहा है? प्रथम निम्नलिखित का निर्माण होता है। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है? वहीं से डेल्टा x था ये, तो हमने कुल पदांतर कितना लिया है? 3 λ/2 बराबर a sin थीटा। अब यहाँ θ1 डैश ले रहे हैं तो sin θ1 डैश बराबर आ गया 3 λ/2a। प्रथम की स्थिति आ गई है, प्रथम उच्चिष्ट की स्थिति है अभी। अब द्वितीय उच्चिष्ट के लिए पहले पदांतर कितना लिया? 3 λ/2, अब कितना लेंगे? 5 λ/2। द्वितीय के लिए तृतीय निकालो तो 7 λ/2 हो जाएगा। मतलब ऑड में लेंगे λ/2 का मल्टीप्लिकेशन आप, ठीक है। पहले इवन में ले रहे थे, अब और पहले तो ऐसे चला था केवल लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा निम्नलिखित की स्थितियों के लिए, उच्चिष्ट के लिए ले रहे हैं उल्टा ठीक, λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2, फिर 7 λ/2, फिर 9 λ/2 आ जाएगा, ठीक है। तो आगे अब हम चल रहे हैं यहां से, तो अब इसके लिए निकालेंगे नेक्स्ट वाला, ठीक है। प्रथम की जगह पे आ जाएगा तृतीय। द्वितीय उच्चिष्ट माना कुल पथांतर कितना है? P पर 5 λ/2 है। इस स्थिति में विवर्तक AB 5 बराबर भागों में विभाजित, 5 बराबर भागों में विभाजित होगा, जिसका प्रत्येक भाग P पर λ/2 पथांतर उत्पन्न करेगा
λ/2 पथांतर उत्पन्न करेगा जिसके 4 भाग P पर विनाशी उत्पन्न करेंगे, जबकि 5वां भाग वहां पर दीप्त उत्पन्न करेगा, चमक उत्पन्न करेगा, तथा इसके प्रथम 4 भाग विनाशी व्यतिकरण उत्पन्न करेंगे, जबकि 5वां भाग दीप्ति उत्पन्न करेगा। ठीक है, 5वां क्या करेगा? दीप्ति उत्पन्न करेगा। इस प्रकार P पर क्या होगा? द्वितीयक उच्चिष्ट का निर्माण होगा। ठीक है, उच्चिष्ट का क्या होगा? निर्माण होगा। तो वही समीकरण 1 से यहाँ पे पथांतर कितना ले रहे हो? 5λ/2 बराबर a sin थीटा 2 डैश। ठीक है, तो यहां से sin थीटा 2 डैश बराबर आ गया 5λ/2a। एक समीकरण ये बनेगा यहां से। ये द्वितीय की स्थिति आ गई, द्वितीय उच्चिष्ट की स्थिति। इस प्रकार n वे उच्चिष्ट की स्थिति, देखो थीटा एन अल्फा, इस कारण से हम लिख सकते हैं थीटा एन डैश बराबर यहां से 2n+1 λ/2a। ध्यान दो जरा इसको। देखो 5 है, पहले कितना था? 3, तो n इक्वल टू यहां पर रखोगे 1 से, n बराबर 1 2 3 इस तरीके से। तो ये अपने आप यहां से कोणीय स्थिति प्राप्त हो जाएगी उच्चिष्ट की। उच्चिष्ट की रेखीय स्थितियां, उच्चिष्टों की रेखीय स्थितियां, y एन डैश बराबर यहां से d आ जाएगा केवल 2n+1 इंटू लैम्डा और d लैम्डा अपॉन 2a। ये रेखीय स्थिति आ गई उच्चिष्टों की। पहले मैंने आपको निम्निष्टों की स्थितियां बताई, वो भी कोणीय और रेखीय। इसी प्रकार मैंने अब आपको द्वितीय उच्चिष्ट बताया, प्रथम उच्चिष्ट बताया, और ये सामान्य उच्चिष्ट की स्थिति क्यों है? क्योंकि यहां हम लिखेंगे थीटा क्या है? अल्प है, अतः थीटा डैश बराबर हो जाए साइन थीटा डैश बराबर होगा किसके? थीटा डैश के। ठीक है, तो एन में उच्चिष्ट की स्थिति ये निकल के आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हमने डिस्कस किया है विवर्तन को। विवर्तन पहले समझा, इसका परिभाषा क्या होती है, होता क्या प्रैक्टिकली, फिर ये 2 प्रकार का, इसकी शर्त के बारे में बात की, फिर 2 प्रकार का फ्रेनेल फ्राउनहोफर को हमने डिस्कस किया। वहां व्यतिकरण में तो दीप्त बताते थे, यहाँ केंद्रीय उच्चिष्ट बना पहले ऊपर, फिर निम्निष्टों की स्थितियों की बात की हमने, कोणीय और रेखीय दोनों की, और यहाँ हमने तो फिर बात किया उच्चिष्टों की स्थितियों की। अगर आपसे बताओ कि जैसे ये केंद्रीय उच्चिष्ट बना है, ठीक, इसके बाद अब क्या होगा? इस प्रकार से बनेंगे धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा कम होती चलेंगे उच्चिष्ट की जो तीव्रताएं हैं, इस प्रकार थोड़ा कम होता चलेगा इसका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे से। आप मुझे ये बताओ कि इसकी चौड़ाई के बारे में अगर बात की जाए कि इसकी चौड़ाई बताओ, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई, तो आप क्या कर लो? देखो ये पहली निम्निष्ट है yn, इधर भी तो एक आएगी निम्निष्ट yn, तो दोनों या एक रेखीय निम्निष्ट का 2 गुना कर दो, या दोनों रेखीय निम्निष्टों की स्थितियों को जोड़ दो आप, तो क्या मिल जाएगी? केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई। केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई के बारे में यहां लिख दे रहा हूं, थोड़ा देखें आप। केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई
केंद्रीय उच्च स्थिर चौड़ाई की अगर हम बात करेंगे तो दोनों के मध्य का अंतराल है, यानी 2 बराबर 2 निम्निष्ठ के मध्य अंतराल। और निम्निष्ठ कौन सी है? प्रथम, दोनों की दोनों प्रथम। तो ये क्या हो गया? यहां से मुझे वहां से बताओ, y1 क्या था? y था आपका d लैम्डा अपॉन a, देखा ना, n इक्वल टू 1 आ गया, इसका 2 गुना कर दो। अतः कुल चौड़ाई, अतः केंद्रीय उच्चेष्ठ की कुल चौड़ाई हो गई आपकी 2d लैम्डा बाई a। कभी पूछ ले तो ये निकल के आ जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने अब वेबर तर्क को कंप्लीटली स्टडी कर लिया है। सारा जहां तक जो मैंने आपको कंप्लीट कराया उसको आप रिवाइज कीजिए, अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कीजिए। सारा यहाँ पे A to Z सारी चीज डिक्टेट की गई है, आप अच्छे से ऑर्डर बना के उसका तरीके से लिखेंगे। सो स्टूडेंट्स, एंजॉय द लेक्चर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।